नमस्कार, मेरा नाम दीप नारायण रघुवंशम है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम हमेशा एक शहर के गौरव, जो कि शहर के गौरव होते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। उसी शहर के गौरव के कड़ी में जुड़ गए हैं हमारे साथ एम ठाकुर सर, जो कि अपने मोतिहारी शहर के सुप्रसिद्ध शिक्षक हैं और इन्होंने बिहार की शिक्षा जगत में काफी सारी बदलाव लाई है और बहुत सारा भूमिका इनका रहा है। तो आज इनसे कुछ बातें करेंगे बिहार की शिक्षा जगत को लेकर के, और फिर इनकी भूमिका समाज सेवा में भी रहा है। तो समाज सेवा को लेकर के इन्होंने क्या क्या योगदान दिया है समाज को, इसके बारे में भी बात करेंगे। अभी फिलहाल कोरोना वायरस का प्रकोप दोबारा देश पर मंडरा रहा है। देश पर ही नहीं बल्कि हर किसी के जीवन को अस्त व्यस्त कर रहा है। तो अभी फिलहाल हम इसी के सिलसिले से शुरुआत करेंगे। तो स्वागत है सर हमारे भारत पॉजिटिव न्यूज चैनल। धन्यवाद आप लोगों का कि आप लोगों ने हमें इस लायक समझा और ये मौका दिया। सर, हम जानना चाहेंगे शिक्षण संस्थान को लेकर के अभी आनंद फानन में जो गाइडलाइन जारी किया गया है, क्या आप उसके समर्थन में हैं? देखिए, महामारी के दौर में से हम गुजर रहे हैं। इसमें अनेक तरीके से सरकार इसको नियंत्रण करने की कोशिश कर रही है, ठीक है, लेकिन शिक्षा जगत, बच्चों की शिक्षा भी इससे प्रभावित नहीं होनी चाहिए, इसका भी ख्याल रखा जाना चाहिए। और हर बच्चे के पास ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था नहीं है, तो इसे बेहद जरूरी समझते हुए अगर सरकार इस पर विचार करे तो बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि बच्चों का 2 साल, यह दूसरा साल बर्बाद होने जा रहा है। अगर 2 साल बच्चे जो 9, 10, 11, 12 वगैरह से रिलेटेड हैं, इनका 2 साल अगर बर्बाद हो गया तो जीवन में इसकी रिकवरी उनके शिक्षा जगत में कभी नहीं हो सकती है। उनका बेसिक जो है सो इतना कमजोर हो जाएगा कि आगे किसी कंपटीशन में क्वालिफाई करने लायक नहीं रहेंगे। तो इस पर भी उनको विचार करना चाहिए। हर चीज समाज के भरोसे छोड़ देना, हर चीज को अपने ऊपर पाबंदी के तौर पर लागू करना और बीमारी का बहाना करके हर सिस्टम को परेशान करना, यह उचित नहीं है। मान लीजिए आप बाकी व्यवस्थाओं को खुला रखे हुए हैं, तो शिक्षा जगत भी खुला न रहे तो कोई दूसरा तरीका जिसमें कम ही बच्चे जाएं, किसी शिक्षक से पढ़ें, स्कूल में जाएं। तो इन सारी व्यवस्थाओं के तहत आखिर वे बच्चे घर पर भी बैठे हुए नहीं हैं, कहीं ना कहीं तो बच्चे निकलते ही हैं। तो इस बीमारी के चपेट से आप उन्हें कैसे बचा सकते हैं? तो कहने का अर्थ है कि जैसे भी आप बचा सकते हैं वही गाइडलाइन जारी करते हुए इनकी पढ़ाई भी बाधित नहीं होनी चाहिए। और ग्रामीण समाज के बच्चों पर आपका ध्यान नहीं जा रहा है, क्योंकि वे उस परिवार से बिलोंग करते हैं जहां 10,000 रुपये के मोबाइल खरीदने की उनकी औकात नहीं है। तो उन बच्चों का भविष्य क्या, या फिर उनके भविष्य की आपको कोई चिंता ही नहीं है। और केवल बच्चों का पास कर लिया जाना, उनका रिजल्ट बेहतर दे दिया जाना से उनकी व्यवस्था सुधरने वाली नहीं है। हम लोगों ने ऐसे बच्चों को देखा है जिनका मैट्रिकुलेशन में 75% से अबव मार्क्स है और उन बच्चों को कुछ नहीं आता है, उनके पास एक बेसिक नॉलेज नहीं है। तो कृपया इस चीज पर ध्यान रखते हुए शिक्षा जगत को भी खोलने का कोई न कोई उपाय लगाया जाए, क्योंकि पढ़ाई अगर बाधित हो गई तो फिर आगे जो बच्चे तैयार होकर आप व्यस्त जब होंगे और एक देश के जिम्मेवार नागरिक बनने के राह में पिछड़ जाएंगे और वे बच्चे आपके परेशानी का सबब हो जाएंगे। क्योंकि पुलिस प्रशासन के बढ़ा देने से समाज को आप नीट एंड क्लीन नहीं कर सकते हैं। यही बच्चे जो है सो अच्छे शिक्षित होकर जब आगे जाएंगे तब आपका समाज बेहतर होगा, वरना इनका रास्ता बदल जाएगा। और आप या हम बाद में चाह कर भी इस देश की जनसंख्या के अनुसार अगर सोचें तो इतने लोगों को गलत रास्ते से हम सही रास्ते पर नहीं ला सकते। क्यों सर, जैसा कि आप देख रहे हैं फिलहाल चुनाव से हमारे बच्चे का भविष्य नहीं निर्माण हो सकता है। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, वे सारे जानकार लोग वहां बैठे हुए हैं, हम लोग के तुलना में तो काफी जानकार माने जाएंगे, लेकिन मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि अदना सा व्यक्ति अगर मुझे शिक्षा व्यवस्था सुधारने के लिए दे दिया जाए तो कम से कम इस देश के साल भर में इस देश की शिक्षा व्यवस्था को मैं सुधार सकता हूँ। लेकिन हमसे विद्वान पुरुष वहां बैठ के क्या कर रहे हैं, जिनको सुधारने की या तो नीयत नहीं है या फिर ऐसा कहिए कि सुधारना चाहते ही नहीं है। सरकार तो पूरा जोर शोर में लगी हुई है कि सबको एक पॉलिटिकल्स का वे बना दिया जाए, सारे युवाओं को पॉलिटिशियंस बना दिया जाए, क्योंकि जहां युवा के लिए स्टडी पर रोक है,
पढ़ाई पर रोकथाम है। वहीं दूसरी तरफ आप देखें, बंगाल चुनाव हो या फिर कहीं भी हो, चुनावी रैलियां या फिर चुनाव में कोई पाबंदी नहीं है, कोई गाइडलाइंस नहीं है, यानी कि सीधी तौर पे सरकार नेतागिरी को प्रमोट कर रही है, नेता नगरी को प्रमोट कर रही है। इस पर आप क्या तंज कसना चाहेंगे? हमारा कहना इतना ही है कि साहब, आज जिस परिवेश से हम गुजर रहे हैं, ये देश की जो स्थिति है, उसमें आप अपनी राजनीति अच्छी खासी चमका सकते हैं। एक समय ऐसा आएगा कि आपके कंट्रोल से भी बाहर चला जाएगा। तो उस अवस्था के बारे में सोचिए कि जब ये सारे जुआ, इतनी ज्यादा बेरोजगारी हो जाएगी कि सारे जुआ जो है सो अपने रास्ते से पथभ्रष्ट हो जाए, तब इस देश की व्यवस्था को आप चाह कर भी नहीं सुधार पाइएगा। अगर आपका ध्यान वहां तक जाता हो तो कृपया आप नेक नियति से काम करें और इन युवाओं के भविष्य को सुधारने का व्यवस्था करें। मैं जानता हूं आपके पास रोजगार नहीं है, हो भी नहीं सकता है, क्योंकि इतनी बड़ी विशाल जनसंख्या को रखने वाले देश में हर हाथ को रोजगार देना संभव नहीं है। लेकिन कृपया अच्छी शिक्षा उन्हें मुहैया जरूर कराइए, ताकि उनमें संस्कार, उन्नत विचार उत्पन्न हो और आगे जाकर वो किसी गलत रास्ते पर न भटके, स्वरोजगार के द्वारा ही अपनी जीविका चला सके। क्यों सरकार ने तो आपको बताया है कि युवा स्वरोजगारित हो, यानी कि आत्मनिर्भर भारत को लेकर के ऐलान कर दिया है, आत्मनिर्भर बिहार को लेकर ऐलान कर दिया है। इस पर आपको ध्यान नहीं जाता है? आत्मनिर्भर कैसे बनेगा? उसकी पढ़ाई के लिए आप उत्तम व्यवस्था दे नहीं रहे हैं। आप हर चीज की व्यवस्था कर रहे हैं, शिक्षा और व्यवस्था। तो व्यवस्था आप दुरुस्त करते जा रहे हैं, लेकिन शिक्षा दुरुस्त नहीं कर रहे हैं। तो पहली बात हो गई कि उत्तम शिक्षा की बहाली कीजिए। आज भी आपके राज्य में, आपके देश में ऐसे लाखों नौजवान मौजूद हैं जिनकी बेहतरी है शिक्षा जगत में, और उन्हें आप किसी योग्य समझते नहीं हैं। तो आप बेजोड़ शिक्षक लाते हैं और उनसे उन बच्चों को पढ़वाते हैं। और दूसरी बात है कि उनके भी पढ़ाने की क्या शैली है और कितना उनके अंदर जज्बा है, यह तो सभी समाज के लोग देख रहे हैं। लेकिन पढ़ाई में पहली बात की योग्य शिक्षक हमारे पास मौजूद नहीं है, और राज्यों से और देश के अन्य जगहों से, अन्य शहरों से अगर तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो हमारे शिक्षक उस काबिल नहीं है। और कुछ लोग जो हैं भी, उनका आपके विद्यालय तक पहुंच नहीं है। उसका भी एक छोटा सा मिसाल देता हूं कि मान लीजिए किसी व्यक्ति का, जैसे मैं केमिस्ट्री का लेक्चरर हूं, मैं 11th 12th ग्रेजुएशन यहां तक पढ़ा सकता हूं। इंजीनियरिंग मेडिकल की भी IIT मेन तक मेरी पकड़ है, एडवांस पर मेरी पकड़ नहीं है। तो कहने का अर्थ है कि इन सारी चीजों तक मेरी पकड़ है। 27 वर्ष मुझे पढ़ाते हुए हो गया, और मेरा बहाली अगर करना चाहे सरकार अपने विद्यालय में अगर करना चाहे, तो उसके परीक्षा के एक बनाए गए मापदंडों को पालन करते हुए मुझे वहां पहुंचना पड़ेगा। अब उसमें हमसे हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, जीके पूछा जाएगा। अब बताइए मैं कहां से उसका जवाब दूंगा? तो आपको तो यह सोचना चाहिए कि आप उस टीचर से कौन से विषय का कार्य लेने वाले हैं, और उसी विषय की महारत उसके पास होनी चाहिए जो कार्य आपको लेना है। अब सारे विषय की महारत हासिल कराइएगा तो कौन सा व्यक्ति तैयार होगा? वो ऐसा व्यक्ति तैयार होगा जिसके पास अधकचरा ज्ञान होगा, हर चीज का थोड़ा थोड़ा ज्ञान होगा। तो कृपया अपनी पूरी नीति बदलिए। और नीति निर्धारक जो है, वे लोग कैसे बैठे हुए हैं, हम लोग के समझ के बाहर की बात है कि वे कैसे लोग हैं, क्या सुझाव दे रहे हैं कि उनके द्वारा बनाई गई नीतियां अजीबोगरीब हो रही हैं। तो कृपया इस चीज को आप लोग देखिए, इसमें कोई सुधार होने अभी तत्काल तो नहीं जा रहा है। आप व्यवस्था में सुधार दीजिएगा, आप बेंच डेस्क, आप एलमीरा, आप लैब का इंस्ट्रूमेंट, सारा चीज सप्लाई कर दीजिएगा। कहीं लैब मैनुअल से रिलेटेड कोई कार्य हो रहा है? किसी भी हाई स्कूल में देखिए, बच्चे हम लोग के पास आते हैं, पूछते हैं लैब का कुछ किए हैं? कुछ नहीं। तो हमारे कहने का अर्थ है, इससे क्या होने जा रहा है? केमिस्ट्री, फिजिक्स, ऐसा साइंस के सब्जेक्ट की पढ़ाई आप कहाँ कर रहे हो? आप उसका केवल लैंग्वेज में पढ़ाई कर रहे हो, जबकि बिना लैब का, बिना प्रैक्टिकल का यह संभव नहीं है। तो आ तो रहे हैं, एक से एक बच्चे हैं, आ रहे हैं, लेकिन उनके अंदर हुनर है, उनको सीखने का जज्बा है उनके अंदर, लेकिन व्यवस्था नहीं है। और आपके जो लोग हैं वे भी योग्य नहीं है। मैं खुलेआम कहता हूं, आपके अधिकांश लोग योग्य नहीं है। तो कृपया अगर अच्छी बात लगे तो उस पर ध्यान दिया जाए। और रही बात की व्यवस्था थोड़ी कमजोर हो जाए, लेकिन शिक्षा दुरुस्त रहनी चाहिए। हम लोग तो उसी 1970s के हैं जिसमें झोरा और बोरा सिस्टम प्राथमिक विद्यालयों में चला करता था। तो कहने का अर्थ है कि
उसी व्यवस्था से पढ़ के, और शिक्षक भी आते थे पूरी ईमानदारी से तन्मयता से पढ़ाते थे, संस्कार और विचार पर भी विशेष ध्यान दिया जाता था। लेकिन आज सारी व्यवस्थाएं आप लोगों ने सुधार दी, लेकिन शिक्षा को चौपट कर दी। जैसा कि आपने बताया कि व्यवस्था कमजोर हो जाए, लेकिन शिक्षा व्यवस्था कमजोर नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं यहाँ देख रहा हूँ कि कोई भी बिहार में कोई भी सरकार हो, फिलहाल अभी तो नीतीश सरकार ही आ रही, तो इन्होंने सारी की सारी सुविधाएं तो दी, बिजली, सड़क, पानी, ये सब कुछ घर पहुंचाया। लेकिन आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे कोरोना का ये प्रकोप हो गया, एक तो बहाना है कि कोरोना है, लेकिन कोरोना का जब प्रकोप हो गया तो यहाँ पे आपको आप कह सकते हैं कि बिजली व्यवस्था ये सब सारी सही है, लेकिन फिर एक कोरोना के बहाने से बार बार शिक्षा को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है? क्या इससे आपको उम्मीद जग सकती है कि शिक्षा व्यवस्था सही होगा? देखिए श्रीमान, बहुत से लोग इस शिक्षा के पेशे से जुड़े हुए हैं और अपने राज्य का एक बड़ा सा जुआ वर्ग का एक बड़ा सा हिस्सा इसी पेशे के माध्यम से अपना जीविकोपार्जन करता है। तो कहने का अर्थ है कि एक तरफ आप स्वरोजगार को प्रोत्साहन देना चाहते हैं, दूसरी तरफ आत्मनिर्भर भारत बनाना चाहते हैं, और दूसरी ओर आप उन्हीं जुआओं को हतोत्साहित करना है। देखिए, यह बीमारी क्या हम लोगों के बंदी से समाप्त हो जाने लायक है, तो शिक्षक वर्ग तो इसमें सबसे आगे होना चाहिए, क्योंकि समाज का शिक्षित वर्ग है। इसको और ज्यादा दिन बंद किया जाए और इस बीमारी से हम लोग पार पा जाए, क्योंकि जन कल्याण के लिए इससे बड़ी बात क्या होगी। लेकिन अगर यह बंदी से इस बीमारी का निदान नहीं निकलने वाला है या कंप्लीट बंद करना पड़े, तो कहने का अर्थ है कि यह बीमारी फ्यूचर में फिर आए, तो आप क्या इसका परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश कीजिए। इस प्रकार बार बार बंद करने से तो बहुत से लोगों की स्थिति ऐसी हो गई है जो न्यू कमर है इस शिक्षा के पेशे में, उनकी स्थिति ऐसी हो गई है कि उनको अब कुछ दिनों के बाद इस काम को छोड़कर दूसरा कोई काम करना पड़ेगा। अब बताइए, शिक्षित वर्ग कहाँ जाकर दूसरा काम, उससे क्या होगा? मजदूरी तो उससे होगी नहीं, और बाहर कहीं निकलेगा, मान लीजिए उसको भी तो समाज में थोड़ी सी प्रतिष्ठा है, उसकी समाज के लोगों के नजर में उसकी इज्जत है, तो वह कौन सा दूसरा काम करने के लायक बचा है? और उस पर भी अगर रोक लगा दिया जाए तो फिर काम कैसे होगा? और स्वरोजगार की ओर गवर्नमेंट उन लोगों को क्या स्कीम आज तक देती है? वो तो वैसे बच्चे हैं, वे लोग ऐसे बच्चे हैं, वैसे नागरिक हैं आपके राज्य, आपके देश के, कि खुद के बल पर, अपने पढ़ाई के दम पर आज समाज में आकर 10, 20, 50 बच्चों को पढ़ाकर अपना जीविकोपार्जन भी करते हैं और उन बच्चों को कुछ देते भी हैं। उन्हीं के दिए हुए ज्ञान से आपका यह रिजल्ट आ रहा है, आपके स्कूल के पढ़ाने से नहीं आ रहा है। अरे वाह! तो जैसा कि आपने सुना कि सर ने बताया कि वे यानी कि सीधी तौर पे है, इनका इशारा बुद्धिजीवी वर्ग से बिलोंग करने वाले शिक्षकों पे है। तो शिक्षक वैसे लोग हैं जो पढ़ा करके खुद का भरण पोषण करते हैं, अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं, साथ ही आपके युवा वर्ग को एक सही दिशा दिखाते हैं, और सही दिशा दिखाने के वजह से ही आपकी ये जो बिहार का हो या फिर राष्ट्र का निर्माण हो रहा है और सही उनका रिजल्ट आ रहा है, जिसके वजह से आपके बिहार हो या फिर राष्ट्र का निर्माण हो रहा है। तो मेरा अगला सवाल होगा सर से कि सर, आप देख रहे हैं कि कोरोना इतनी भयावह है, कोरोना के आड़ में कह सकते हैं, कोरोना के आड़ में या फिर कह सकते हैं कोरोना की बहाना को लेकर के बार बार शिक्षकों के लिए, संस्थानों के लिए, कोचिंग संस्थानों के लिए कुछ न कुछ गाइडलाइन निर्धारित किया ही जा रहा है, जो अब ऐसा माहौल हो गया है कि शिक्षक वर्ग के लोग जो भी हैं धीरे धीरे अपनी कार्य से पलायन कर रहे हैं, अपनी कार्य को छोड़ रहे हैं। जैसे इस अवस्था में, ऐसी माहौल में धीरे धीरे शिक्षक विलुप्त हो जाएंगे। इस महामारी के दौर के कारण जो बार बार बंदी हो रही है, इससे शिक्षक विलुप्त नहीं होंगे, अच्छे शिक्षक विलुप्त हो जाएंगे। क्योंकि शिक्षक तो है पढ़ाई के, दुनिया का कोई भी क्षेत्र कभी भी खाली तो रहेगा नहीं, लोग तो आते जाते रहेंगे, लेकिन अच्छे शिक्षक विलुप्त हो जाएंगे। उनकी व्यवस्था अगर चरमरा गई है
तो उसमें से बहुत से लोग, अभी छोटी सी बात आपको लगेगी, लेकिन मेरे जानकारी में 3-4 शिक्षक ऐसे हैं जो अपना व्यवसाय बदल चुके हैं। और एक अंग्रेजी के शिक्षक हैं, इतने बेहतरीन शिक्षक थे, बंगाली टीचर थे, उनको मैं जानता हूं, और उन्होंने अपना व्यवसाय चेंज कर लिया। तो कहने का अर्थ है कि मान लीजिए डेयरी प्रोजेक्ट, 2 ही गाय रख के जिनकी जो क्षमता है, आर्थिक स्थिति जैसी है वैसा, तो कुछ ना कुछ, कोई बुक स्टॉल खोल लिया, कोई कुछ कर दिया। अगर ऐसा हो गया तो एक अच्छा टीचर आपके सोसाइटी से दूर हो गया। और गलत लोग, गलत का मतलब यहाँ दूसरे अर्थ में मत लगाइए, यानी शिक्षा में ही बात कर रहा हूँ, कि जिनकी जानकारी थोड़ी कम है या जिनके समझाने की शैली अच्छी नहीं है, जिन्हें बेहतरीन शिक्षक के कैटेगरी में आप न रख सकते हो, ऐसे लोग तो हमेशा उपलब्ध रहेंगे, लेकिन अच्छे लोगों की भविष्य में कमी हो जाएगी। और ऑनलाइन पर आज मैं देखता हूँ, ऑनलाइन पर ही पढ़ाने वाले बहुत से लोग अशुद्ध पढ़ाते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। तो कहने का अर्थ है कि वैसे ही लोग आपको पैदा होंगे ज्यादा, वैसे ही लोग व्यवसाय में आ जाएंगे। पूरा व्यवसायीकरण तो हो ही चुका है, लेकिन वैसे ही लोग ज्यादा आ जाएंगे। और अच्छे लोग जो, जिनको जानकारी है, जिनको विषय वस्तु पर गहरी पैठ है, जिनकी अच्छी पकड़ है, वैसे लोगों की संख्या आप गंवा देंगे, आप कमी उनकी संख्या में हो जाएगी और भविष्य के लिए काफी घातक होगा। तो सर मेरा अगला सवाल रहेगा कि आप अपनी जीवन शैली में जो एक ये कड़ी जोड़े हैं पढ़ाने की कार्यशैली, तो आपने इस क्षेत्र को ही क्यों चूज किया? तो मेरी या किसी और की इस विभाग में आने के पीछे तो एकमात्र सच्चाई है कि 90% लोग जब तकलीफ से गुजरते हैं तो गरीबी उन्हें हर रास्ता दिखाती है, या जिनके पास जीविकोपार्जन की थोड़ी बहुत व्यवस्था हो और उनका शिक्षा से काफी अधिक जुड़ाव रहा हो, वैसे लोग इस पेशे से जुड़ते हैं। तो आईआईटी के टॉपर्स मैक्सिमम, या मेडिकल के टॉपर्स अधिकांशतः शिक्षा जगत से ही जुड़ जाते हैं। तो कहने का अर्थ है कि जिनकी रुचि शिक्षा से पहले से बनी हुई है वैसे लोग, और दूसरी गरीबी या मजबूरी भी इस व्यवसाय में लोगों को लाती है। तो मेरे साथ आपका क्या मजबूरी था इसके? मेरे साथ भी थोड़ी मजबूरी थी। मेरे पास पैसे की किल्लत थी और मेरे छोटे 2 भाई पढ़ाई से विमुख हो रहे थे, उनके पढ़ने की कोई व्यवस्था न जुट पा रही थी, इसीलिए मैं भी 93 से मोतिहारी में पढ़ा रहा हूँ। और दूसरी चीज है कि दूसरा काम हम लोगों के लायक हो भी नहीं सकता था, क्योंकि मैं केआर का प्रोडक्ट रहा हूँ, केआर बेतिया। तो केआर से मैट्रिकुलेशन करने के बाद एलएस कॉलेज में मैं इंटरमीडिएट में आया, ग्रेजुएशन बीएन कॉलेज। तो कहने का अर्थ है कि ये सारी चीजें, सारे दौर से गुजरने के बाद भी जब आप बेकार हो जाते हो, और बेकारी के पीछे भी कारण है कि थोड़ा पैसे की काफी ज्यादा तंगी हो गई। इसमें 2 मेरे छोटे भाई बिखर रहे थे, मेरा परिवार भी बिखर रहा था, तो हमें इस मजबूरन इस व्यवसाय में आना पड़ा। और उसी के माध्यम से आज मैं अपने दोनों भाइयों को भी एक उचित मुकाम तक पहुंचा पाया हूं। मेरा परिवार ठीक ठाक है। बहुत जगह सुना जाता है, मैंने देखा भी है, मैंने आपको परखा भी है कि सर आप समाज सेवा के क्षेत्र में काफी एक्टिव रहते हैं। आपके मन में ऐसा क्यों आया कि? देखिए, शुरुआती दौर में मैं भी इसी प्रकार का था। ऐसी बात नहीं है कि मैं विवेकानंद की सोच वाला इंसान था। मेरी पढ़ाई छूटी थी पैसे के अभाव में, तो मैं भी शुरुआत में बच्चों के साथ कड़ाई से पेश आता था। लेकिन कुछ दिन बीतने के बाद, जब मान लीजिए 93 में मेरी अवस्था क्या होगी, 93 में नियर अबाउट मैं 22 ईयर का होऊंगा। तो कहने का अर्थ है कि मेरी अवस्था भी इन्हीं लोगों के, आम जनता की, जो आम लोगों की सोच होती है वैसे ही थी। लेकिन कुछ दिन आगे बढ़ने के बाद हमें भी लगने लगा कि नहीं साहब, आज इन्हीं बच्चों के द्वारा मुझे स्थापित किया गया है, मेरी जीविका चल रही है, मेरा हर चीज धीरे धीरे सुदृढ़ होता गया और इन्हें मुझे कुछ लौटाना चाहिए। तो आज भी मेरे पढ़ाए गए बच्चे सभी नहीं जानते हैं कि मैं कुछ बच्चों को हर साल फ्री में पढ़ाता हूं, और वैसे लोग पुराने छात्रों द्वारा लाकर मुझे बताए जाते हैं। मुझे बताए जाते हैं कि सर, यह मेरे गांव समाज का है और इसकी स्थिति काफी दयनीय है, तो उन्हें मैं पढ़ाता हूं।
चूंकि ऐसे ओपन कर दिया जाए, आज की व्यवस्था ऐसी है कि ओपन कर दिया जाए तो हर किसी के पास गरीबी की सौगात लेके आपके पास आ जाएंगे कि मैं गरीब हूँ। तो आज की व्यवस्था को भी देखते हुए हम लोग को काम करना पड़ता है, और वो तो दिख जाती है, गरीबी गुर्बत कभी छिपती नहीं है। तो कुछ गलतियां मुझसे भी हुई होंगी, लेकिन मैं जान जाता हूँ कोई पढ़ाए हुए बच्चे के द्वारा अगर मुझे पता चल जाता है कि इस बच्चे के पास तकलीफ है तो मैं उसकी पूरी मदद करता हूँ। और यहाँ तक भी एक बार फेसबुक में भी, अपने फेसबुक फ्रेंड मेरे जानते होंगे, उसमें भी मैंने लिखा था कि 10 से 15 हजार का व्यवस्था आप कीजिए और मैं आपके बच्चे को 2 ईयर का +2 का कोर्स रहने की सुविधा के साथ 10,000 का व्यवस्था मैं जो है सो करूंगा। व्हाट्सएप पर या फेसबुक पर लाइक और डिसलाइक तो बहुत मिलते हैं, लेकिन उसका परिणाम नहीं मिलता है। एक बच्चा मेरे पास आया मात्र। तो कहने का था आप लोग भी अपने बिजी शेड्यूल में से थोड़ा सा समय निकालिए। अगर वैसा कोई बच्चा हो जिसके पास सचमुच हुनर हो, सचमुच उसके पास जिज्ञासा हो, जानने की ललक हो, तो उसे डूबने न दीजिए, ऐसी जगह पर लाइए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको सर। धन्यवाद सर। कैमरामैन भैया जी के साथ मैं दीप नारायण रघुवंशी।